तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? राधा सोमा बुआ से पूछती है कि तुम जब किशोरीलाल के बेटे के मुंडन के कार्यक्रम में गई थी तो क्या तुम्हारे पति सन्यासी जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है? सोमा बुआ कहती है, यो तो मैं ही कहीं आऊँ जाऊँ तो ही इन्हें नहीं सुहाता। सुहाता का समानार्थी शब्द क्या होता है? अच्छा नहीं लगता। और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा? वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यो भट्ठी और भंडार घर सौंप देते। सोमा बुआ क्या कहती है? राधा को कहती है कि मैं कहीं आऊँ जाऊँ ये मेरे पति सन्यासी जी को अच्छा लगता नहीं है, लेकिन वो मुझ पर क्यों चिल्लाए? क्योंकि कल किशोरीलाल के बेटे के मुंडन का कार्यक्रम का न्योता मुझको नहीं आया था। लेकिन मैं तुमको कहती हूँ, सोमा बुआ कहती है कि घर वालों को कैसा बुलावा, वरना तो वो मुझे अपना घर का कामकाज भट्ठी सब यूं ही नहीं सौंपते। ऐसा कहकर सोमा बुआ अपना बचाव करती है। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और सन्यासी जी सोमा बुआ पर चिल्लाते हैं कि तू किसी के बुलावे के बिना लोगों के वहाँ चली जाती है, उनको हैरान परेशान करने के लिए। ऐसा कहकर वो क्या करते हैं? सोमा बुआ पर चिल्लाते हैं। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार पूर्व देश पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। और एकाएक जब सन्यासी जी सोमा बुआ पर क्रोध करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, तो फिर से सोमा बुआ की आंखों में क्या बह जाते हैं? आंसू बह जाते हैं। आगे के पैराग्राफ में कहा है, अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। राधा सोमा बुआ का दुख दूर करना चाहती है और ऐसा कहती है कि सोमा बुआ तुम चिंता मत करो, ऐसा कहना सुना तो हर घर में चलता रहता है और सन्यासी जी 1 महीने ही तुम्हारे पास आकर रहते हैं, थोड़ा सुन लिया करो, उनकी बातों को ध्यान में मत लो। सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है ना। सोमा बुआ अपना बचाव करते हुए क्या कहते हैं राधा को कि वो जो भी सुनाते हैं मैं सुन ही लेती हूँ, लेकिन तुम मुझे बता कि वो तो 11 महीने कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में रहते हैं। प्रश्न पूछा जाए बोर्ड की एग्ज़ाम में तो ध्यान में रखना है कि सोमा बुआ के पति सन्यासी जी कहाँ तीर्थ यात्रा पर चले गए थे? तो हरिद्वार में। उनको तो कुछ रिश्तों या नातों की कुछ समझ नहीं है, पर मुझे तो निभाना पड़ता है ना। ऐसा कहकर सोमा बुआ राधा को समझाना चाहती है। मैं भी तो सबसे तोड़ तोड़ कर बैठ जाऊँ तो कैसे चले? अगर मैं भी सन्यासी जी की तरह रिश्ता न निभाऊँ तो कैसा चलेगा? ऐसा कहकर सोमा बुआ राधा को अपना दुख दर्द बांट रही है। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं, सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं आऊँ जाऊँ वह भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फुट फुट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज़ हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। सोमा बुआ क्या कहती है राधा से कि उनको तो कुछ पड़ी नहीं है, वो तो 11 महीने हरिद्वार में रहते, 1 महीने मेरे पास आकर रहते, उनको तो ना तो रिश्तों संबंध का कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं भी
सबसे नाता रिश्ता तोड़कर बैठ जाऊँ तो कैसे चलेगा? अगर उन्होंने मेरा पल्ला पकड़ा है, मुझसे शादी की है, तो उसको अंत समय तक निभाना चाहिए। ये तो उनसे होता नहीं है। वो तो पूरा दिन क्या करते हैं, धर्म कर्म के कार्य में लगे रहते हैं। सारा जस वो बटोरेंगे और मुझे यहाँ उनके बिना क्या करना पड़ता है, अकेली ज़िंदगी काटना पड़ता है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा सोमा बुआ राधा को कहती है। तो सोमा बुआ को राधा कहती है कि तुम रो नहीं बुआ, वो तो तुम्हारे पर इसलिए नाराज़ हुए होगे क्योंकि तुम बिना बुलाए किशोरीलाल के बेटे के मुंडन के कार्यक्रम में चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान कर बैठ जाती। फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी नहीं जाओ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाओ। लेकिन सोमा बुआ क्या कहती है कि उनको किशोरीलाल को बहुत सारे काम हो गए, इसलिए मुझको बुलाना भूल गए होंगे। और घर वालों को कैसा बुलाना, वो तो अपने हैं। सोमा बुआ कहती है कि कोई मुझे प्रेम करता है, स्नेह करता है, तो मैं बिना बुलावा भी उनके घर चली जाती। और जो मुझे प्रेम नहीं करते, स्नेह नहीं करते, उनके यहाँ बुलावा आए तो भी ना जाओ। मेरा अपना हरखू होता तो उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठ रहती? मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरीलाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों का देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी। क्या कहती है? सोमा बुआ के पुत्र का नाम क्या था? हरखू था। एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाए तो ध्यान में रखना है, वो अपने पुत्र को याद करती है कि अगर हरखू होता और मेरे हरखू का प्रसंग होता तो सब लोग नहीं आते बिना बुलाए। किशोरीलाल भी कैसे है? मेरे हरखू जैसे, मेरे बेटा जैसा है। और इसलिए मैं दूसरों के यहाँ इसलिए जाती हूँ क्योंकि जब मुझे हरखू की याद आती है। और ऐसा कहकर सोमा बुआ क्या करती है? हिचकियाँ लेने लगती है, यानी कि वो रोने लगती है। पापड़ों को फैलाकर स्वर को बरसकर कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाई हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। राधा भी सोमा बुआ का दुख दूर करना चाहती थी। कोमल स्वर में राधा कहती है कि तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ लेकर जाती हो। एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ, तुम उनको चखकर बताओ कि तुमको ये कैसा लगा पापड़। और ऐसा कहकर सोमा बुआ का दुख दर्द दूर करना चाहती है राधा। कोई सप्ताह भर बाद हुआ, बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यही आकर ब्याह कर रहे। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी मैं, वो है तो समझी ही, वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। फिर क्या हुआ? एक सप्ताह बीत गया। बुआ बड़ी प्रसन्न थी और प्रसन्न मन से वो अपने पति सन्यासी जी को कहती है कि तुम सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध अपने गांव के भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहाँ गांव में आकर शादी करने वाले हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी वो है तो हमारे समधी। वे तो हमको अवश्य इस शादी के प्रसंग में बुलाएंगे ही। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। और ये प्रसंग अपने गांव में प्रसंग होने वाला था, ये सुनकर सोमा बुआ बहुत पुलकित, यानी कि बहुत आनंदित हो चुकी। सन्यासी जी के मौन अपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। बराबर सन्यासी जी ने ये बात सुनी तो वो एकदम मौन रहे। ये देखकर सोमा बुआ को, उनके मन को बहुत ठेस लगी, लेकिन फिर भी अवसर था इसलिए वो खुश रही। इधर उधर जाकर वे इस बिहा की प्रगति की खबरें लेते हैं।
आती और सोमा बुआ इधर उधर गांव में जाती, जहाँ से भी कुछ माहिती मिलती कि इस जो विवाह होने वाला था वो कैसे होने वाला है, कितने लोगों को बुलाने वाले, ये खबर लेकर आती। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आए कि उनके समधी यहाँ आ गए और एक दिन उनको माहिती मिली कि उनके जो समधी थे वो गांव में आ चुके हैं। ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे और सोमा बुआ को गांव से माहिती मिलती है कि उनके जो देवर जी थे वो गांव में आ चुके हैं, उनके समधी भी गांव में आ चुके हैं। शादी में बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां करने लगे हैं, सारी बिरादरी को न्योता देना है, खूब पैसे खर्च करने वाली ये सब माहिती सोमा बुआ को गांव के लोगों से मिलती है। उनको ऐसा भी जानने को मिलता है कि दोनों पैसे वाले, इसलिए बहुत सारे खर्च करेंगे। क्या जाने हमारा घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। लेकिन उनके जो देवर जी थे दुनिया छोड़कर चले गए थे, देवर जी के घर वाले थे वो शादी करने के लिए यहाँ पर आए थे। इसलिए सोमा बुआ सोचती है कि हमको बुलावा मिलेगा क्या या नहीं, हमें बुलाएंगे कि नहीं शादी में, क्योंकि उनके मरे हुए तो कितने बरस हो चुके थे, 25 वर्ष। MCQ में पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा, रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द ही हूँ। लेकिन सोमा बुआ अफसोस करती है कि संबंध रखे भी कैसे, क्योंकि संबंध निभाने का काम किसको करना पड़ता है, घर के मर्द को करना पड़ता है। और वो तो मर्द वाली होकर भी उनके पति उनको छोड़कर 11 महीने हरिद्वार में चले जाते थे। इसलिए मैं तो मर्द वाली होकर भी कैसी हूँ, बेमर्द वाली हूँ, ऐसा कहकर वो एक अफसोस करती है और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। लेकिन घर की बड़ी बहू सोमा बुआ से कहती है कि अरे बुआ तुम ऐसी बात क्यों करते हो, तुम्हारा नाम शादी में बुलाने वाले संबंधी में कैसे नहीं होगा, तुम तो उनकी समधिन हो, चाहे देवर जी हो या ना हो, लेकिन रिश्ता कभी टूटता नहीं है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली,